हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आज है कम्युनिटी बॉक्स नंबर 18। अब ये कम्युनिटी बॉक्स है क्या, जो सीरीज़ हमारी चलती है। तो दोस्तों, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी बॉक्स है, मैं आपसे उत्तराखंड जीके, हिंदी और अन्य क्वेश्चनों को पूछते रहता हूँ और उसके सही जवाब वीकेंड पे या मंथ एंड पे आपको दिए जाते हैं। तो लास्ट मंथ में और लास्ट वीकेंड में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे कम्युनिटी बॉक्स में, इस वीडियो के अंतर्गत उनके सही उत्तर और साथ ही उनकी व्याख्या की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को ही मैं कम्युनिटी बॉक्स में पूछता हूं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम कम्युनिटी बॉक्स नंबर 18। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल पे जो हमारी उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज है, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज है, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज और जीके की टेस्ट सीरीज, ये 4 टेस्ट सीरीजों को आपने ज़रूर फॉलो करना है। जो भी एस्पिरेंट है हमारे यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है टेस्ट सीरीज। कनिष्ठ सहायक परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ, इसके साथ साथ जो पटवारी लेखपाल का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी को पता है वन दरोगा का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रस्तावित तिथि भी आयोग के द्वारा डिक्लेयर कर दी गई है। जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी आपको दे दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और आज हम देखेंगे इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे थे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दुर्गाचरण काला द्वारा रचित हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसकी जीवनी है। तो सबसे पहले तो 2 पॉइंट मिल गए आपको। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल ये रचना किसकी है? दुर्गाचरण काला जी की। और इसमें उन्होंने पूरी जीवनी लिखी है फ्रेडरिक विल्सन की। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास कोर्स में हमने पढ़ा है फ्रेडरिक विल्सन कौन था, कैसे उत्तरकाशी आता है और हरसिल नामक प्लेस को लीज पर लेता है ये तत्कालीन पंवार राजा से। और उसके बाद वहाँ पर सेब बागान, आलू बागान, जितने भी बागवानी संबंधी डेवलपमेंट किए वो हमारे फ्रेडरिक विल्सन ने किए, जिसको स्थानीय जनता पहाड़ी विल्सन या राजा विल्सन भी कहती थी। पहाड़ी विल्सन और राजा विल्सन भी इसका नाम था। इसने उत्तरकाशी के जंगलों का भी अपार दोहन किया था। ठीक है, और अपने सिक्के भी डाले थे इसने, इसलिए इसको राजा विल्सन भी कहा जाता था। और पहाड़ी विल्सन का ही ओरिजिनल नेम था फ्रेडरिक विल्सन, जो कि आयोग एक बार पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो नंदा देवी पर्वत को, इसमें बहुत से लोगों ने सही उत्तर दिया है, किलर माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, तो किलर माउंटेन इसलिए कहा जाता है नंदा देवी को क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था के अनुरूप भी एक ये पवित्र पर्वत है। नंदा देवी संपूर्ण उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी हैं और नंदा देवी पर्वत पर मैंने देखा है अधिकांश जो पर्वतारोही हैं वो आज तक उसको फतेह नहीं कर पाए और बीच में ही कुछ ना कुछ कैजुअलिटी या कुछ ना कुछ उनके साथ ट्रेजेडी हो गई। इसी वजह से इस माउंटेन को किलर माउंटेन कहा जाता है, यानी कि मौत का पहाड़। तो इस पे चढ़ना बहुत दुर्लभ दुर्गम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और आज तक सफल भी शायद हुआ है, लेकिन आंशिक रूप से टिलमैन हुआ था इसमें सफल, लेकिन आंशिक रूप से, ऐसा नहीं है उसके कोई साक्ष्य प्रमाण है कि टॉप तक गए हों। ठीक है, नंदा देवी पर्वत जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है नंदा देवी पर्वत। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून ये स्थापित हुआ, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद 2010 में इसको पीताम्बर दत्त भगतवाल जी के नाम से जोड़ा गया। हिंदी अकादमी की भी बात करें तो इसी के अंतर्गत हुई थी वो। ठीक है, तो 2009 इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? तो इसमें बहुत से लोगों ने मुक्तेश्वर दिया। देखिए, मुक्तेश्वर गलत है। मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, पशु अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में, जो कि डॉक्टर लिंगाट के द्वारा स्थापित हुआ था 1893 में। यहाँ पर बात की जा रही है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, यानी कि ये लोकेटेड है दोस्तों देहरादून में। ठीक है, श्यामपुर देहरादून में। ये ऑप्शन सी इसमें सही था, देहरादून सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी पैदल यात्रा है? तो इसमें बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे धार्मिक यात्रा नहीं पूछी गई है। उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा होता तो फिर आपका आंसर नंदा देवी राजजात होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लंबी पैदल यात्रा पूछी गई है। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, जो कि जागरूकता के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित होते हैं, और इस यात्रा का नाम है अस्कोट आराकोट यात्रा। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर था, अस्कोट आराकोट यात्रा। ठीक है, तो नंदा, अगर यहीं पे धार्मिक यात्रा की बात होती फिर नंदा राजजात हमारा सही उत्तर हो जाता। मार्च 2021 में देश के पहले हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा, यानी कि देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे स्थापित हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है और इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि देश का पहला उत्तराखंड में ही खुला है। तो ये पहला जो फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर है ये रानीखेत के
जंगलों में स्थापित किया गया, रानीखेत के कालिका नामक प्लेस पे, कालिका नामक प्लेस है रानीखेत में, ठीक है। तो यहाँ के जो फॉरेस्ट है ना वहाँ पे बनाया जा रहा है ये हमारा पहला वन चिकित्सा केंद्र। अब इसमें होगा क्या भैया, तो देखिए आज का जो हमारा जीवन शैली है, आज की जो जीवन शैली है, इसमें आप देख रहे हैं लोग कितने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं अपने कामों को लेकर, तरह तरह की जीवन शैली में बदलाव है, खाने पीने की जो क्वालिटी है वो गिर रही है और अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे लोग, तो अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में। तो इस तरह के तनाव से जो ग्रसित लोग हैं उनको वनों के बीच में एक नेचुरल थेरेपी प्रदान करके उनको अवसाद से मुक्त कराना, ठीक है। ये जापानी तकनीक पर आधारित भारत का पहला वन हीलिंग सेंटर होगा, ध्यान रखेंगे। और रानीखेत, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो अल्मोड़ा हो सकता है, आगामी एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट पूछे किस जनपद में खोला जा रहा है, तो आपका आंसर फिर अल्मोड़ा होगा, ठीक है। बेसिक प्लेस कालका है रानीखेत के निकट, और जनपद की बात करें तो अल्मोड़ा। और इसको किसने विकसित किया है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देश का जो पहला हीलिंग सेंटर है इसको किसने विकसित किया है, डेवलप किसने किया है, तो इसको उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान ने यहाँ पर हमारा विकसित किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड वन नेशन वन राशन कार्ड नीति अपनाने वाला देश का कौन सा राज्य है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड नीति अपनाने वाला उत्तराखंड देश का 17वां राज्य है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर दिया है सभी लोगों ने। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है, यानी कि जो हमारे राशन कार्ड होते थे ना पारंपरिक, आप देखते थे कि हमको एक कॉपी सी मिली होती थी, उसकी जगह पे अब स्मार्ट कार्ड के रूप में राशन कार्ड अवेलेबल होगा, और उस राशन कार्ड के थ्रू में देश के किसी भी राज्य से जो भी इस पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा, वन नेशन वन राशन कार्ड, सपोज कीजिए कि मैं अभी उत्तराखंड में हूँ और मेरे पास राशन कार्ड है डिजिटल वाला, और मैं चले जाता हूँ आपका पंजाब में, तो मैं अपना राशन जो मेरे को मंथली मिलता था गेहूँ चावल सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से, वो पंजाब में भी ले सकता हूँ, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये है वन नेशन वन राशन कार्ड नीति, और उत्तराखंड इसको अपनाने वाला 17वां राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मसूरी सीजन नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मसूरी सीजन जो समाचार पत्र था, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास जो टॉपिक मैंने आपको दिया था वहाँ पे मैंने सभी चीज़ें क्लियर की थी। द मसूरी सीजन जो समाचार पत्र था ये कोलमैन ने शुरू किया था, ठीक है। इसका एक साथी और था कोलमैन, और नॉर्थम इसका साथी था नॉर्थम। तो इन दोनों ने मिलकर 1872 में ये पेपर शुरू किया था द मसूरी सीजन, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाया, ज़्यादा बिका नहीं, ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं, और फाइनेंस की इनको कमी हो गई, 2 साल बाद बंद हो गया 1874 में, ठीक है। तो ध्यान रखिए कोलमैन और नॉर्थम के द्वारा शुरू किया गया था मसूरी सीजन। और उत्तराखंड का जो पहला न्यूज़पेपर था द हिल्स, वो जॉन मैकिनन। तो यहाँ पे सभी लोगों ने जॉन मैकिनन दिया है, तो ये गलत है, ठीक है। सही आंसर कोलमैन है। और उत्तराखंड के राज्य का जो पहला हमारा पत्र निकला द हिल्स, वो निकाला था जॉन मैकिनन ने। थोड़ा क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िए। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है किसका काव्य संग्रह, ठीक है। तो काव्य संग्रह पूछा गया यहाँ पे, और इसका राइट आंसर था लीलाधर जगोड़ी। तो लीलाधर जगोड़ी जी का काव्य संग्रह खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। हरिशंकर परसाई बहुत लोगों ने किया, हालांकि हरिशंकर परसाई हिंदी में एक मशहूर व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हरिशंकर परसाई जी की काव्य रचनाओं पे आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उन्होंने ज़्यादा रचनाएं गद्य रचनाएं की है। और ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। राइट आंसर फिर से याद रखिएगा, लीलाधर जगोड़ी जी का काव्य संग्रह है ये, ठीक है। और जितने भी ये कवि हैं ना, इनसे संबंधित हमारी ई बुक पहले ही लॉन्च हो चुकी है, सामान्य हिंदी कवि परिचय। नाम मात्र मूल्य पर आपको हिंदी साहित्य के जितने भी कवि दिए गए हैं यूके SSSC के द्वारा, उसकी पूरी ई बुक मिल जाती है, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसमें सभी कवियों के बारे में, गद्यकारों के बारे में डिटेल में, उनकी रचनाएं, उनको कौन कौन से सम्मान मिले, उनका जीवन परिचय, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य आपको अच्छे से दिए गए हैं, ठीक है। तो सामान्य हिंदी कवि परिचय बुक आप जरूर लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं, संयुक्त मतलब मिलकर बने हो, ज्वाइंट, ठीक है। तो हिंदी में आपको पता है दोस्तों 4 तो होते हैं मूल स्वर। कौन कौन से होते हैं 4 मूल स्वर, तो 4 मूल स्वर होते हैं हमारे अ, ई, उ और री। ये हमारे 4 ऐसे स्वर हैं जो मूल स्वर कहलाते हैं, यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, मूल हैं। अब यहाँ पर संयुक्त स्वर पूछा गया, तो हिंदी में देखिए 4 हमारे संयुक्त स्वर भी होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त स्वर 4 कौन कौन से हैं, तो ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे 4 ऐसे वर्ण हैं हिंदी में, स्वर हैं जो संयुक्त स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर सभी ने बहुत अच्छा आंसर किया, इसका 88% ने 4 दिया है, सही उत्तर है। अगला देखिए, कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में दे दिया पूरा, ये है फॉरेस्ट ग्रीविनेंस कमेटी। हमने पढ़ा है इसके बारे में, 1921 में बनी थी, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है इसका। तो देखिए जंगलातों के जो नियम कानून थे, लोग काफ़ी इससे त्रस्त हो रहे थे ब्रिटिश शासन में, तो इसको देखते हुए ब्रिटिश शासन ने एक कमेटी बनाई थी जिसको नाम दिया गया फॉरेस्ट ग्रीविनेंस कमेटी। इसका जो अध्यक्ष था तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर था पी विंडम, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा, पी विंडम इसी का
जो अध्यक्ष था वो चेयरमैन कौन था, पी विंडम था इस कमेटी का। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, करंट अफेयर फरवरी माह में काफ़ी ज़्यादा ये हाईलाइट हो रहा था, उसमें त्रिवेंद्र रावत सरकार थी, उसमें तीरथ सिंह रावत नहीं आए थे सत्ता में, और उसी समय ये बात बोली गई कि उत्तराखंड महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला राज्य बनेगा। राज्य के किस लोक नृत्य में रामतुला वाद्य यंत्र अनिवार्य है। ठीक है, तो रामतुला क्या है, राज्य में एक वाद्य यंत्र है, एक की पॉइंट तो यहाँ पे मिल गया आपको। और ऐसा एक लोक नृत्य होता है जिसमें ये वाद्य यंत्र मैंडेटरी होता है, और ये हमारा लोक नृत्य है हारुल नृत्य। बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो हारुल नृत्य हमारा जौनसारी जनजाति के द्वारा किए जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है जो कि पांडवों के जीवन पर आधारित होता है, और इस नृत्य में जो हमारा रामतुला नामक वाद्य यंत्र है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, हिमालय का इतिहास लिखे है मदन चंद्र भट्ट जी ने। बहुत कम लोगों ने सही उत्तर दिया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा है कुमाऊं का इतिहास, हरिकृष्ण रतोड़ी जी ने लिखा है गढ़वाल का इतिहास, राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है हिमालय परिचय, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों अलग अलग, और मदन चंद्र भट्ट जी ने लिखा है हिमालय का इतिहास। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चंद शासन काल में घराटों पंचक्यों पर लगने वाला टैक्स कौन सा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो चंद शासन काल में देखिए घराटों पे भी टैक्स लगता था, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश शासन काल से टैक्स शुरू हुआ था। हम पढ़ते हैं ना, ब्रिटिश शासन में भी हमने पढ़ा, सबसे पहले बैकेट आया 1842 में, उसने सजेस्ट किया ब्रिटिश हुकूमत को कि भैया घराटों पे भी टैक्स लगाओ, उत्तराखंड वाले तो यहीं पे अनाज वगैरह पीसते हैं, इस पर तो हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, फ्री में नदी का पानी उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक संसाधन तो हमारे हम खुद ही यूज करेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस पर नियम बनाना जरूरी समझा उसमें, भैया उसमें उनकी तानाशाही थी। तो चंद शासन की में भी हमारा पंचक्यों पर घराटों पर टैक्स लगता था, जिसको भाग कर कहा जाता था। ठीक है, भाग कर, यानी कि थोड़ा भाग आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज ही पूछा था मैंने कम्युनिटी बॉक्स में। 1929 में चंद्र सिंह गढ़वाली और महात्मा गांधी की भेंट कहाँ पे हुई थी। तो इन दोनों की भेंट होती है बागेश्वर में। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली आपको पता ही है हमारा गढ़वाल राइफल्स में थे, और 1929 में वो छुट्टी पे घर आए हुए थे। अब बहुत बड़ा कौतूहल हो गया था उसमें, क्योंकि महात्मा गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पे आ रहे थे, गढ़वाल में भी खबर फैल गई, तो गढ़वाल के कुछ महत्वपूर्ण लोग भी यहाँ पे आने लगे। तो चंद्र सिंह गढ़वाली भी आ गए, उन्होंने भी बोला देखो भैया मुलाकात करने का सुनहरा अवसर है, तो मिल लेते हैं एक बार, हम देखते हैं कैसे हमारे लीडर जिन्होंने असहयोग आंदोलन और बड़े बड़े आंदोलनों को जन्म दिया, चंपारण आंदोलन, तो ये लोग मिलते हैं बागेश्वर में। उसमें बागेश्वर में एक सभा थी, और वहाँ पे चंद्र सिंह गढ़वाली फौजी टोपी पहन के आ जाते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं मेरे को डराने के लिए क्या फौजी टोपी पहन के आया यहाँ पे। चंद्र सिंह गढ़वाली बोलते हैं अगर आप मेरे को ये खादी की टोपी दोगे तो मैं इस टोपी को उतार दूंगा और जीवन भर में आपका अनुयायी बन जाऊंगा, आपके साथ चलूंगा। तो बोला जाता है यहाँ पे गांधी जी ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को खद्दर की टोपी दी थी, और चंद्र सिंह गढ़वाली ने रिटर्न में बोला था कि मैं इस टोपी की कीमत चुकाऊंगा। और इसके एक साल बाद ही आपको पता है चंद्र सिंह गढ़वाली कितने फेमस हो गए थे। अप्रैल 1930 जो हमारा पेशावर कांड का नायक कहा जाता है वो चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर निहत्ते जो अफगान भाई थे हमारे, उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने। तो दोस्तों ये था आज कम्युनिटी बॉक्स नंबर 18। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने डिस्कस किया। ऐसे ही जो सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें, खूब मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड।